नमस्कार दोस्तों। मिडीवल इंडिया का इतिहास सिर्फ युद्ध और राजाओं के कटने मरने की कहानी नहीं है। जब दिल्ली सल्तनत थोड़ी मजबूत हुई तो कुछ सुल्तानों ने ऐसे रिफॉर्म्स और एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अलाउद्दीन खलजी ने एक ऐसा मार्केट कंट्रोल सिस्टम बनाया जिसे देखकर उस जमाने के लोग कहते थे कि ये दुनिया का 8वां अजूबा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था, लेकिन उसके सारे प्लान्स उल्टे पड़ गए। कैपिटल शिफ्ट करना हो या टोकन करेंसी लाना हो, क्या मोहम्मद तुगलक सच में पागल था या वो सिर्फ एक इल स्टार्ड आइडियलिस्ट था? चलिए मिडीवल इंडिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खलजी के मार्केट कंट्रोल की। चित्तौड़ जीतने के बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बड़े मार्केट्स बनाए। 1. फूड ग्रेन्स यानी अनाज। 2. कॉस्टली क्लॉथ यानी कपड़ा। 3. हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल यानी घोड़े, गुलाम और पशु। उसने एक सुई से लेकर घोड़े तक हर चीज का प्राइस फिक्स कर दिया। उसने एक नया ऑफिसर बनाया जिसे शहना कहते थे, जिसका काम था बाजार पर कड़ी नजर रखना। गेहूं का दाम 7.5 जित्तल, जौ, बार्ली 4 जित्तल। अगर कोई दुकानदार 1 पैसा भी ज्यादा लेता या वजन में हेराफेरी करता तो उसे भयानक सजा मिलती थी। इतिहासकार बरानी लिखते हैं कि अकाल यानी फैमिन के समय भी बाजार में कीमतें 1 पैसा नहीं बढ़ीं। ये उस जमाने का अजूबा था। Academic definition: command economy and price permanence. A command economy is one where the government centrally dictates production, prices, and supply. Price permanence ensures urban stability but requires extreme coercion. हिंदी में अलाउद्दीन ने बाजार को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। कोई दुकानदार 1 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता था, वरना उसे भयानक सजा मिलती थी। अकाल के समय भी कीमतें नहीं बढ़ती थीं। टेक अवे: अलाउद्दीन का मार्केट कंट्रोल सिस्टम दुनिया की सबसे सख्त यानी स्ट्रिक्टेस्ट इकोनॉमिक कंट्रोल्स में से एक था। लेकिन अलाउद्दीन ने इतना सख्त मार्केट कंट्रोल क्यों किया? बरानी कहता है कि वो हिंदू मर्चेंट्स को सजा देना चाहता था, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि कपड़े और घोड़ों के व्यापारी ज्यादातर खुरासानी और मुल्तानी मुस्लिम्स थे। असली कारण था मिलिट्री। मंगोल से बचने के लिए अलाउद्दीन को एक बहुत बड़ी कैवलरी यानी घुड़सवार सेना चाहिए थी, लेकिन बड़ी सेना का मतलब है बहुत सारा पैसा। उसने सैनिकों की सैलरी बहुत कम कर दी। एक सवार को साल के सिर्फ 238 टंकास, लगभग 20 टंकास पर मंथ मिलते थे। इसी में उसे अपना घोड़ा और हथियार भी रखने होते थे। अब इतनी कम सैलरी में सैनिक जिंदा कैसे रहेंगे? इसीलिए अलाउद्दीन ने बाजार में हर चीज सस्ती कर दी। Academic definition: military economic symbiosis, a symbiotic relationship where economic policy, price controls is directly engineered to sustain military objectives without bankrupting the state. हिंदी में सस्ती चीजें गरीबों के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए थीं। सुल्तान को मंगोल से लड़ने के लिए बड़ी सेना चाहिए थी। उसने सैनिकों की सैलरी कम रखी और उन्हें गुजारा करने के लिए बाजार की कीमतें भी गिरा दी। टेक अवे: मार्केट कंट्रोल का असली मकसद गरीबों की भलाई नहीं बल्कि एक सस्ती और विशाल सेना यानी चीप एंड मैसिव आर्मी बनाए रखना था। बाजार में सस्ता अनाज कहां से आएगा? इसके लिए अलाउद्दीन ने अग्रेरियन रिफॉर्म्स किए। खासकर गंगा यमुना दोआब में मीरठ से इलाहाबाद तक उसने जमीन की नापाई, मेजरमेंट शुरू करवाई। उसने टैक्स बढ़ाकर 50%, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया और किसानों से कहा कि टैक्स कैश में देना होगा। कैश के लिए किसानों को अपना अनाज बंजारों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था, जो फिर उसे दिल्ली लाकर फिक्स्ड प्राइस पर बेचते थे। अलाउद्दीन ने गांव के जमींदारों, खूट्स और मुकद्दमों की सारी पावर छीन ली। अब उन्हें भी आम किसानों की तरह घर और जानवरों पर टैक्स देना पड़ता था। Academic definition: agrarian centralization and elimination of intermediaries. Agrarian centralization removes local intermediaries, landlords, to collect revenue directly. Measurement-based assessment prevents the wealthy from shifting tax burdens to the poor. हिंदी में अलाउद्दीन ने जमींदारों, खूट्स, मुकद्दमों की सारी पावर छीन ली। उसने कहा कि जमीन नापी जाएगी और जो जितना उगाएगा वो 50% टैक्स देगा। जमींदारों को भी आम किसानों की तरह टैक्स देना पड़ा। टेक अवे: अलाउद्दीन ने बिचौलियों, इंटरमीडियरीज को खत्म करके डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। अलाउद्दीन के बाद अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ये सुल्तान इतिहास के सबसे मिसअंडरस्टूड रूलर्स में से एक है। वो रिलीजन और फिलॉसफी का बहुत बड़ा ज्ञानी था।
वो सिर्फ उलेमा से नहीं, बल्कि हिंदू योगीज और जैन सेंट्स जैसे जिना प्रभा सूरी से भी चर्चा, डिबेट करता था। उसका दिमाग बहुत रैशनल, तर्कशील था। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेता था क्योंकि वो धर्म में लिखी है। उसने पुरानी टर्किश नोबिलिटी को दरकिनार करके योग्यता, मेरिट के आधार पर आम लोगों और फॉरेनर्स को बड़ी पोस्ट्स दी। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो बहुत जल्दबाज, इम्पेशेंट था। इसीलिए उसके सारे शानदार आइडियाज जमीन पर फेल हो गए। एकेडमिक डेफिनेशन: मेरिटोक्रेसी वर्सेस एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। Meritocracy is the appointment of officials based on ability. Tughlaq's merit-based appointments threatened the entrenched aristocratic privileges of the old Turkish nobility. हिंदी में, मोहम्मद तुगलक अपनी समय से बहुत आगे की सोचता था। वो धर्म से ज्यादा लॉजिक पर विश्वास करता था। उसने योग्यता के आधार पर नौकरियां दी, जिससे पुराने अमीर, नोबल्स उससे नफरत करने लगे। टेकअवे: मोहम्मद तुगलक एक विजनरी था, लेकिन उसकी जल्दबाजी और ऑफिशियल्स की करप्शन ने उसे एक इल स्टार्ड आइडियलिस्ट बना दिया। तुगलक का दूसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी। 14th सेंचुरी में पूरी दुनिया में चांदी यानी सिल्वर की कमी हो गई थी। चाइना में कुबलाई खान और ईरान में गजान खान पहले ही पेपर यानी टोकन करेंसी ला चुके थे। तुगलक ने इंडिया में ब्रॉन्ज के सिक्के चलाए, जिनकी वैल्यू सिल्वर टंका के बराबर कर दी। आइडिया ब्रिलियंट था, लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई? दिस इज फाइन सीन में रूम आग से भरा है और डॉग एम बिन तुगलक कॉफी पी रहा है, और कोट है, इंट्रोड्यूसिंग ब्रॉन्ज कॉइन्स विदाउट एंटी काउंटरफीट मेजर्स विल वर्क परफेक्टली। सरकार ने सिक्कों की नकल रोकने यानी एंटी काउंटरफीटिंग का कोई इंतजाम नहीं किया। नतीजा, हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने तांबे पीतल के बर्तन पिघलाकर सिक्के बना लिए। बाजार में फेक कॉइन्स की बाढ़ आ गई और इकोनॉमी डूब गई। सुल्तान को स्कीम वापस लेनी पड़ी। उसने लोगों को ब्रॉन्ज के बदले असली सिल्वर कॉइन्स दिए, लेकिन फेक कॉइन्स को किले के बाहर फेंक दिया गया, जहां उनका पहाड़ों जैसा ढेर लग गया। Academic definition: fiat money and state monopoly on minting. Fiat money has value only by government order. It strictly requires a state monopoly on minting and advanced anti-counterfeiting measures to prevent hyperinflation. हिंदी में, आइडिया बहुत एडवांस था, जैसे आज के पेपर नोट्स, लेकिन सुल्तान ने नकली सिक्के यानी फेक कॉइन्स रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया। लोगों ने घर के बर्तन पिघलाकर सिक्के बना लिए और पूरी इकोनॉमी डूब गई। टेकअवे: टोकन करेंसी का आइडिया सही था, लेकिन लैक ऑफ एंटी फॉर्जरी मेजर्स ने इसे डिजास्टर बना दिया। अब बात करते हैं सुल्तान के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की। सुल्तान ने खुरासान, सेंट्रल एशिया, इराक जीतने का प्लान बनाया। उसने एक विशाल आर्मी बनाई, उन्हें 1 साल की एडवांस सैलरी दी। लेकिन 1 साल बाद प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और सेना भंग कर दी गई, जिससे बहुत पैसा बर्बाद हुआ। फिर उसने कराचिल, हिमालयाज, कुमाऊं में सेना भेजी ताकि चाइनीज इनकर्जन्स को रोका जा सके। पहाड़ों की ठंड और बारिश में आर्मी फंस गई। 10,000 की सेना में से सिर्फ 10 लोग जिंदा वापस लौटे। हालांकि पहाड़ी राजाओं ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा था। साइंटिफिक एकेडमिक डेफिनेशन: scientific frontier and terrain logistics. A scientific frontier is a naturally defensible border. Terrain logistics dictate that invading harsh environments without proper supply lines leads to disaster. हिंदी में, खुरासान जीतने के लिए बड़ी सेना बनाई, लेकिन पैसे खत्म होने पर उसे हटा दिया। कराचिल, हिमालयाज में सेना भेजी, लेकिन ठंड और पहाड़ों के कारण 10,000 में से सिर्फ 10 सैनिक जिंदा लौटे। टेकअवे: मिलिट्री प्लानिंग में ज्योग्राफी और लॉजिस्टिक्स को इग्नोर करना तुगलक की सबसे बड़ी भूल थी। तुगलक का आखिरी बड़ा एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर में था। दोआब, गंगा यमुना में टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था और उसी समय 6 साल लंबा अकाल पड़ गया। किसानों ने बगावत कर दी। जब सुल्तान को समझ आया तो उसने एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अमीरे कोही। किसानों को खेती सुधारने, क्रॉप रोटेशन के लिए भारी लोन्स, तकावी दिए गए, लेकिन अधिकारियों, ऑफिशियल्स ने भ्रष्टाचार किया और सारा पैसा खा गए। एक तरफ सुल्तान के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे, दूसरी तरफ पुरानी टर्किश नोबिलिटी सुल्तान से नफरत करती थी, क्योंकि उसने आम लोगों को ऊंची पोस्ट्स दे दी थी। धीरे धीरे रिबेलियंस बढ़ने लगे और यहीं से दिल्ली सल्तनत की टूटने, डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई। एकेडमिक डेफिनेशन: अग्रेरियन रिलीफ एंड स्टेट डिसइंटीग्रेशन. Agrarian relief requires competent bureaucracy. State disintegration begins when a ruler alienates traditional nobility and lacks loyal administrators during crises. हिंदी में,
सुल्तान ने किसानों की मदद के लिए दीवाने अमीरे को ही बनाया और लोन्स दिए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे खा लिए। दूसरी तरफ पुरानी नोबल सुल्तान से नफरत करने लगे और यहीं से सल्तनत टूटना शुरू हो गई। फाइनल टेकअवे, मोहम्मद बिन तुगलक की ब्रिलियंट आइडियाज ऑफिशियल्स की करप्शन और जल्दबाजी की वजह से सल्तनत की पतन का कारण बन गए।